Good afternoon, everyone. So today we are going to discuss Earth's magnetism. Okay. So ये जो आपका जनरल जियोलॉजी पार्ट है ना, along with your plate tectonics, then your volcanism, earthquake, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ग्रेविटी, ठीक है, वहाँ पे ये अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है, ये वहाँ पे आपका पार्ट है, ठीक है, जनरल जियोलॉजी का पार्ट में। तो इसको हम 2 क्लास में कवर करेंगे। आज फर्स्ट क्लास में इसका बेसिक्स कुछ देखेंगे, ठीक है, और 3-4 न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो सेकेंडरी मैग्नेटाइजेशन जितना सारा है, डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेटिक मिनरल्स या फिर मैग्नेटिक मेटल जो होते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, ये सबको देखेंगे, ठीक है। आज बेसिक्स कवर करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। दिस इज योर अर्थ, और आपको पता होगा जो अर्थ का आपका जो शेप है, दिस इज ऑब्लेट स्फेरॉइड, ठीक है। मतलब ये परफेक्टली स्फेरॉइड नहीं है। इक्वेटोरियल जो रेडियस है दैट इज 6378 किलोमीटर। पोलर एरिया में जो रेडियस है दैट इज 6356 किलोमीटर, और जो एवरेज जो रेडियस है दैट इज 6371 किलोमीटर, ठीक है। और ये जो इक्वेटोरियल जो रेडियस है 6378 किलोमीटर थोड़ा ज़्यादा है। पोलर एरिया में आपका जो रेडियस है दैट इज ऑन द डाउन साइड, ठीक है। मतलब उसमें पोलर एरिया में आपका जो रेडियस है वो कम होता है, 6356 किलोमीटर है। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इक्वेटोरियल बल्जिंग देखने को आपको मिलता है, ठीक है। दिस इज योर आपका इक्वेटर, ठीक है। दिस इज योर पोल। तो इसको लिख लेते हैं, क्योंकि कुछ फर्स्ट ईयर का भी स्टूडेंट्स हैं, तो इसीलिए बहुत ही बेसिक से शुरू करेंगे, ठीक है। दिस इज इक्वेटर। इक्वेटर पे लैटिट्यूड क्या होता है आपको पता ही होगा, 0 डिग्री, ठीक है। और दिस इज योर आपका नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे जियोग्राफिक नॉर्थ लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसको लिखते हैं जियोग्राफिक साउथ, क्योंकि यहाँ पे अभी हम जो आगे देखने वाले हैं मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक इक्वेटर को देखने वाले हैं, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पे जो नॉर्थ पोल को हमने जियोग्राफिक नॉर्थ में डिनोट किया है, GN, और जो साउथ पोल को हमने डिनोट किया है जियोग्राफिक साउथ में, ठीक है। तो GN GS, GN स्टैंड्स फॉर जियोग्राफिक नॉर्थ, GS स्टैंड्स फॉर जियोग्राफिक साउथ, ठीक है। देखो कोई भी डाउट होगा, कहीं पे भी डाउट होगा, तुरंत पूछना उसी टाइम में ही, ठीक है। ये मत करना कि मैं मतलब बिल्कुल शर्माना मत। लाइव क्लास इसीलिए हो रहा है सो दैट आपको कभी भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप पूछ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक आपका आ गया। देखो यहाँ पे हम कुछ टर्म्स जानेंगे। एक तो आप जिसको जानते हो जियोग्राफिक इक्वेटर, जियोग्राफिक इक्वेटर, देन आपका जियोग्राफिक नॉर्थ पोल एंड जियोग्राफिक साउथ पोल। यहाँ पे हमने देख लिया, ठीक है। और ये जो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो ज्वाइन करता है ये लाइन, इसको क्या बोलते हैं? ये आपका अर्थ का रोटेशनल एक्सिस है, तो ये जियोग्राफिक एक्सिस। ये 4 चीज हमने देख लिया। ये सब चीज ये बहुत ही बेसिक से ये आपको पता होगा, मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका जियोग्राफिक इक्वेटर। दिस इज योर जियोग्राफिक इक्वेटर। दिस इज योर अर्थ रोटेशनल एक्सिस, अर्थ रोटेशनल एक्सिस। और ये जो अर्थ का जो रोटेशनल एक्सिस है ये किस 2 पॉइंट को कनेक्ट करता है? ये जियोग्राफिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिक साउथ पोल, ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद अभी हम देखेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ क्या है, ठीक है। अभी देखेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ क्या है। देखो जैसे हमारा अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ होता है, वैसे ही 2 पॉइंट होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सपोज दिस इज योर
मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक एक्सिस है, ठीक है, और दिस इज योर मैग्नेटिक नॉर्थ, एम एन में लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, एंड दिस इज योर मैग्नेटिक साउथ। एक्चुअली ये एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट देके नहीं जाता है, मैं बताऊंगा डिटेल्स में, इसको बताऊंगा कि कहाँ पे, थोड़ा सा एडवांस जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा टाइम जाने दो, अभी जस्ट आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, दिस इज योर मैग्नेटिक साउथ, और इसका इसको परपेंडिकुलर करके जो प्लेन जाता है वो होता है आपका, देखो इसको डिफरेंट कलर में मार्क करते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ। इसको जो परपेंडिकुलर होके जो प्लेन जाएगा, ठीक है, वो आपका होगा, वो आपका होगा मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है, ये आपका क्या है, मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर, ये होगा आपका मैग्नेटिक इक्वेटर। और ये जो एम एन है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ये मैग्नेटिक साउथ पोल, ठीक है, मैंने पहले डायग्राम में दिखा दिया, अभी एक के बाद एक देखते हैं कि ये सब चीज क्या है, ठीक है। कभी भी डाउट होगा तो उसी टाइम ही पूछना है, ठीक है। देखो, कभी भी आप, जब आपके पास एक मैग्नेटिक मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक नीडल या फिर मैग्नेटिक कॉम्पास है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा अपने अपने घर में या फिर लैब में, ठीक है, स्कूल में कहीं पे भी देखा होगा, मैग्नेटिक नीडल या फिर मैग्नेटिक कॉम्पास। ये मैग्नेटिक कंपास को कभी भी अगर आप फ्रीली सस्पेंड करते हो, मतलब उसको विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स उसको फ्रीली आप सस्पेंड करते हो, तो वो क्या करता है, आपका जो ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ है, मतलब एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में वो अलाइन नहीं होता है, लेकिन उसी के आसपास अलाइन हो जाता है, ठीक है। ये आपका एक मैग्नेटिक नीडल है या फिर मैग्नेटिक कॉम्पास है, ठीक है, ठीक है। ये मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ और ये मैग्नेटिक नीडल का साउथ है, ठीक है। यहाँ पे आप, आपका नॉर्थ, ज्योग्राफिक नॉर्थ ये है, दिस इज योर ईस्ट, दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज योर वेस्ट, दिस इज योर साउथ। ये जो मैग्नेटिक नीडल, दिस इज योर मैग्नेटिक नीडल, दिस इज योर मैग्नेटिक नीडल। इसको अगर आप फ्रीली सस्पेंड करते हो, इसको अगर आप फ्रीली सस्पेंड करते हो, ये क्या करता है, मोर और लेस इट गेट्स अलाइंड along with your geographic north and south, ठीक है। अब ये क्या करता है, जो अलाइनमेंट दिखाता है, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में ये अलाइनमेंट दिखाता है, मोर और लेस, एग्जैक्टली नहीं, लेकिन नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में ये अलाइनमेंट दिखाता है, ठीक है। ये ऐसे अलाइनमेंट दिखाता है, ठीक है। एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ में नहीं दिखाता है, वो थोड़ा सा डेविएशन करके दिखाता है, ठीक है, थोड़ा सा डेविएट होता है। तो ये जो डेविएशन, ये अगर इंटरसेक्ट करेगा जिस पॉइंट को अर्थ के सरफेस में, वो होगा आपका मैग्नेटिक नॉर्थ और वो ये होगा आपका मैग्नेटिक साउथ। देखो इतना सिंपल नहीं है, मैं सिंपली थोड़ा समझा रहा हूँ, ठीक है। मैग्नेटिक साउथ, पहले तो आपको मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल, उसके अलावा आपको क्या देखने को मिलेगा, जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, जियो मैग्नेटिक साउथ पोल, ठीक है। मैग्नेटिक और जियो मैग्नेटिक के बीच में डिफरेंस है, लेकिन कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में आता है, जनरली दोनों मोर और लेस इक्वल ही लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली मैग्नेटिक पोल और जियो मैग्नेटिक पोल में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस अभी मैं बताऊंगा, लेकिन इन जनरल जब भी हम मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बात कर रहे हैं या फिर जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बात कर रहे हैं, ये दोनों को हम एक जैसा ले जाते हैं, लेकिन वो एक पॉइंट नहीं है, ठीक है। ना तो मैग्नेटिक नॉर्थ और जियो मैग्नेटिक नॉर्थ एक पॉइंट है, ना तो मैग्नेटिक साउथ पोल और जियो मैग्नेटिक साउथ पोल एक पॉइंट है, वो एक पॉइंट नहीं है, दे आर नॉट इक्वल, लेकिन वो क्या करते हैं, ये दोनों को हम इक्वल ले लेते हैं, ठीक है, इन जनरल केस में। मैं लेकिन अभी बताऊंगा कि मैग्नेटिक नॉर्थ और जियो मैग्नेटिक नॉर्थ में क्या डिफरेंस है, मैग्नेटिक साउथ और जियो मैग्नेटिक साउथ में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि कभी भी एक मैग्नेटिक नीडल या फिर मैग्नेटिक कंपास को आप फ्रीली सस्पेंड करते हो, उसको छोड़ देते हो, आप ऐसे खुला छोड़ देते हो उसको, मान लो कि यहाँ पे एक कोई छोटा सा थीन सा, क्या उसको बोलोगे,
रोप में बांध के उसको छोड़ देते हो, ठीक है, तो वो क्या करता है, ये अपने आप को अलाइनमेंट कर देगा किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ के डायरेक्शन में अलाइनमेंट करता है। एक्चुअली वो क्या करता है, ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ के डायरेक्शन में अलाइनमेंट करता है, लेकिन वो एग्जैक्टली ज्योग्राफिक नॉर्थ एग्जैक्टली ज्योग्राफिक साउथ को इंडिकेट नहीं करता है, उससे थोड़ा सा डेविएटेड होता है, ठीक है। तो वो डेविएटेड क्यों होता है, क्योंकि वो एक्चुअली जो डायरेक्शन को अलाइनमेंट होता है दैट इज योर मैग्नेटिक नॉर्थ, ना कि आपके ज्योग्राफिक नॉर्थ, ठीक है, वो मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ वो अलाइनमेंट दिखाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये मैग्नेटिक, कभी भी कोई भी मैग्नेटिक नीडल को, मैग्नेटिक कंपास को अगर आप फ्रीली सस्पेंड करते हो तो वो एग्जैक्टली मतलब वो जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ के तरफ अलाइनमेंट क्यों करता है, मोरलेस क्यों अलाइनमेंट करता है। तो इसका जब रिसर्च हुआ तो ये पता चला कि ये इसीलिए अलाइनमेंट करता है क्योंकि अर्थ का एक मैग्नेटिज्म है, ठीक है, अर्थ का मैग्नेटिज्म है, ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिज्म द मैग्नेटिक नीडल गेट्स इटसेल्फ अलाइंड along the geographic north and south, ठीक है। वो क्या करता है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके वजह से ये क्या करता है, ये अलाइनमेंट हो जाता है। देखो कभी भी कोई भी डायरेक्शन में है, देखो ये बार मैग्नेट को, ये सॉरी ये मैग्नेटिक नीडल को आप इस डायरेक्शन से छोड़ो या फिर उसको ऐसे करके छोड़ो, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, साउथ है, ठीक है, या फिर ऐसे करके छोड़ो, किसी भी डायरेक्शन से आप छोड़ दोगे ये अपने आप को क्या कर देगा, ये अपने आप को अलाइनमेंट कर देगा इसी डायरेक्शन में। ये अपने आप को अलाइनमेंट कर देगा, चाहे वो आप केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, कोई भी उसको अलाइनमेंट आप दे दो पहले और फिर उसको फ्रीली सस्पेंड कर दो, ये अपने आप को इसी डायरेक्शन में अलाइन कर देगा। केस नंबर 4 जो है इसी डायरेक्शन में अलाइनमेंट कर देगा। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है जिसको हम जियो मैग्नेटिज्म बोलते हैं, ठीक है, अर्थ का मैग्नेटिज्म के वजह से ये क्या करता है, वो उसी डायरेक्शन में वो अलाइनमेंट हो जाता है। और ये अर्थ के मैग्नेटिज्म के वजह से तो ये किसी भी डायरेक्शन में अलाइनमेंट हो सकता था, ये पर्टिकुलर इसी डायरेक्शन में क्यों अलाइनमेंट होता है, तो ये रिसर्च से पता चला है कि जो अर्थ क्या करता है, अर्थ इटसेल्फ एक्ट्स एज ए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट मतलब क्या है, बार मैग्नेट का दो पोल होता है, बार मैग्नेट का दो पोल होता है, डाइपोल, डाइपोल, ठीक है। तो कोई भी बार मैग्नेट हो तो मान लो कि ये भी कोई एक बार मैग्नेट है, तो इसका दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो अर्थ क्या करता है, अर्थ इटसेल्फ एक्ट्स एज ए बार मैग्नेट, ठीक है, वो बार मैग्नेट की तरह काम करता है। इसीलिए क्या करता है, जो मैग्नेटिक नीडल है वो अपने आप को नॉर्थ और साउथ, मोर और लेस नॉर्थ और साउथ में अलाइनमेंट कर लेता है। और ये अर्थ का जो फंक्शनल फंक्शनल जो, अगर अर्थ को, अर्थ के इंटीरियर में आप अगर सपोज करो कि एक बार मैग्नेट है, अर्थ के इंटीरियर में अगर आप सपोज करते हो बार मैग्नेट है, तो ये क्या करता है, उसका साउथ पोल इधर होगा, ठीक है, और उसका नॉर्थ पोल इस तरफ होगा। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, ठीक है, तो मैं इसलिए एक के बाद एक बता रहा हूँ, ठीक है। अगर कभी भी आपका क्या करते हैं, दो बार मैग्नेट अगर है तो एक का बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल क्या करेगा, दूसरे का साउथ पोल की तरफ अट्रैक्शन होगा। आपको पता है कि इक्वल्स रिपेल्स और जो ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, ठीक है, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर, ठीक है। तो एक बार का, एक बार मैग्नेट, दो बार मैग्नेट अगर होगा तुम उसको छोड़ दोगे तो इसका नॉर्थ और इसका साउथ एक तरफ आ जाएंगे, ठीक है, इसका नॉर्थ और इसका साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर दोनों का नॉर्थ को एक साथ रख दोगे ना, वो क्या करेंगे, रिपिल करेंगे, वो क्या करेंगे, रिपिल करेंगे, ठीक है। तो अगर आप अर्थ का अगर आप मैग्नेटिक नीडल को आप छोड़ दे रहे हो, फ्रीली सस्पेंड कर रहे हो, तो ये क्या कर रहा है, ये मान लो कि ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ये ज्योग्राफिक साउथ है। तो अगर आपका जो नीडल है ये इस तरफ, इसका नॉर्थ आ रहा है, इस तरफ साउथ आ रहा है, यानी कि अर्थ के अंदर जो बार मैग्नेट की तरह, अर्थ, अर्थ के अंदर कोई बार मैग्नेट नहीं है, मैं बताऊंगा अर्थ कैसे मैग्नेटिज्म वो क्यों शो करता है उसको मैं बताऊंगा। लेकिन ये जान लो कि अगर अर्थ के अंदर हम सपोज करेंगे एक बार मैग्नेट है, क्योंकि अर्थ बिहेव करता है एक बार मैग्नेट की तरह, ठीक है, तो उसका साउथ पोल इधर होगा और उसका नॉर्थ पोल इधर होगा। समझ गए, आर्क के अंदर अगर एक बार मैग्नेट होता तो उसका साउथ पोल इधर होता और उसका नॉर्थ पोल इधर होता। समझ गए, मैग्नेटिक एक्सिस इज ए डिफरेंट थिंग, ठीक है, मैग्नेटिक एक्सिस इज ए डिफरेंट थिंग। ये जान लो कि अर्थ अगर एक बार मैग्नेट, उसको हम कंसीडर कर रहे हैं कि अर्थ इज एक्टिंग लाइक ए बार मैग्नेट, तो उसका साउथ पोल
फंक्शनल साउथ पोल इधर होता, ठीक है, इस डायरेक्शन में होता, आपका जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ होता, ठीक है, और उसका जो फंक्शनल नॉर्थ पोल है वो आपका जियोग्राफिक साउथ के आसपास होता, जियोग्राफिक साउथ के आसपास होता, ठीक है। ये समझ में आ गया? ठीक है, इससे पता चलता है कि आज का एक मैग्नेटिज्म है, क्योंकि कोई भी मैग्नेटिक नीडल हो, मैग्नेटिक कंपास हो, आप कभी भी किसी भी डायरेक्शन से उसको छोड़ दो, कोई भी एक डायरेक्शन में उसको रखो और छोड़ दो, फ्रीली छोड़ दो उसको, तो वो क्या करता है, अपने आप को अलाइनमेंट कर लेता है आपका जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ के तरफ, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं, लेकिन उससे थोड़ा डेविएटेड होकर वो अलाइनमेंट कर लेता है। ये क्यों करता है? क्योंकि आज का जो बार मैग्नेटिज्म है, ठीक है, कोई एक मैग्नेट है, वो क्यों अपने आप को अलाइनमेंट करेगा? क्योंकि उसके आसपास अगर कोई मैग्नेट होगा, वो जब और एक मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आएगा, या फिर उसके आसपास कोई आयरन निकल जैसा सब्सटेंस होगा, तभी जाकर वो अलाइनमेंट करेगा। अगर वो आयरन निकल कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है, मान लो आसपास में कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है, ठीक है, आसपास में कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है, फिर वो अपने आप को अलाइनमेंट कर रहे हैं, और हर एक बार क्या कौन सी डायरेक्शन में अलाइनमेंट कर रहे हैं? आज का जियोग्राफिक नॉर्थ और साउथ की तरफ अलाइनमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि आज के अंदर एक मैग्नेटिज्म है, जिसके कारण वो क्या कर रहा है, हर टाइम क्या कर रहा है, वो अर्थ का नॉर्थ और साउथ की तरफ वो अलाइनमेंट कर रहा है। तो जो बार मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल इधर रहता है, और सॉरी, बार मैग्नेट नहीं, जो मैग्नेटिक निडल है उसका नॉर्थ पोल इधर रहता है और उसका साउथ पोल इस तरफ रहता है। इससे ये हमें पता चलता है कि जो अर्थ के अंदर जो बार मैग्नेट हम कंसिडर कर रहे हैं, अर्थ के अंदर कोई बार मैग्नेट नहीं है ऐसा, ठीक है। अगर अर्थ एक्ट कर रहा है एज ए बार मैग्नेट, तो उसका फंक्शनल साउथ पोल इधर होता और उसका फंक्शनल नॉर्थ पोल इधर होता, ठीक है, समझ में आ गया? तो ये भी देखो, ये हम हमारा कन्वीनियंस के लिए हमने क्या कंसिडर किया है कि आपका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ये है और मैग्नेटिक साउथ पोल ये है, ठीक है, जिसको मैंने एम एन और एम एस में लिया हुआ है, ठीक है। तो इसके बीच में जो एंगल है, जो जियोग्राफिक नॉर्थ और जो मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में जो एंगल है, दैट इज 11.5 डिग्री, ठीक है। किसी किसी बुक में आपको 11.3 डिग्री भी देखने को मिलेगा, किसी किसी बुक में आपको 11.5 डिग्री देखने को भी मिलेगा, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन कभी नहीं आएगा, आइदर 11.5 डिग्री आएगा। अगर आपको पूछा जाएगा कि अर्थ का जियोग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में एंगल कितना है, तो जो ऑप्शन होगा उसमें से आइदर 11.3 होगा, नहीं तो 11.5 होगा। बाकी जो तीन होगा 23.5 डिग्री होगा, 33 डिग्री होगा, 60 डिग्री, ऐसा कुछ कुछ ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो ये 11.5 डिग्री है अभी अभी करंट सिनेरियो में, ठीक है। और ये जो अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ है और मैग्नेटिक साउथ है, ये चेंज होता रहता है, ये चेंज होता रहता है, ठीक है। ये जान लो, ये मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ, ठीक है। उसका एक्चुअल डेफिनेशन अगर देखोगे, तो मैं एक्चुअली कुछ पढ़ा लेता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैग्नेटिक नॉर्थ क्या है, मैग्नेटिक साउथ क्या है। जब हम डिक्लिनेशन, इंक्लिनेशन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देख लेंगे, उसके बाद अगर आएंगे इसका टेक्निकल डेफिनेशन को, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी के लिए बस जान लो कि आज का जो ज्योग्राफिक नॉर्थ एक्सिस है, ज्योग्राफिक साउथ एक्सिस है, ऐसा ही एक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है और मैग्नेटिक साउथ पोल है। और ये मैग्नेटिक नॉर्थ को और मैग्नेटिक साउथ को जो लाइन कनेक्ट करता है, दैट इज योर मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। और मैग्नेटिक एक्सिस को परपेंडिकुलर करके जो प्लेन है, दैट इज योर मैग्नेटिक इक्वेटर। जैसे ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिक साउथ पोल, उसके परपेंडिकुलर करके इक्वेटर होता है, वैसे ही मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल, उसको कनेक्ट करता है जो एक्सिस, वो आपका मैग्नेटिक एक्सिस है, ठीक है। दिस इज योर मैग्नेटिक एक्सिस। और मैग्नेटिक एक्सिस को परपेंडिकुलर करके जो प्लेन है, दिस इज योर मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है, दिस इज योर मैग्नेटिक इक्वेटर। यहां तक किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ? नहीं होगा, ठीक है। देखो, अभी सिर्फ मैं मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ के बारे में बता रहा हूँ, इसका भी टेक्निकल डेफिनेशन अभी तक हमने नहीं देखा, बस आप कंफ्यूजन में ना हो इसलिए मैं अभी इतना बताया हूँ, ठीक है। एक्चुअली मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ कुछ डिफरेंट है, और उससे भी और थोड़ा डिफरेंट क्या है, जियो मैग्नेटिक नॉर्थ और जियो मैग्नेटिक साउथ। मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। एक होता है आपका मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, और एक है जियो मैग्नेटिक, ठीक है। मैग्नेटिक के आगे पहले उसमें क्या एडेड है, जियो एडेड है, ठीक है। जियो मैग्नेटिक नॉर्थ और जियो मैग्नेटिक साउथ, ये इसमें डिफरेंस है, ठीक है। मैग्नेटिक नॉर्थ और जियो मैग्नेटिक नॉर्थ में डिफरेंस है, मैग्नेटिक साउथ और जियो मैग्नेटिक साउथ में भी डिफरेंस है। क्या है अभी हम बाद में थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी देखो, अभी और एक चीज देखते हैं,
सारे चीज कवर करें, कोई डाउट नहीं रहेगा। अभी जो थोड़ा सा भी डाउट अगर आ रहा होगा ना, वो डाउट नहीं रहेगा। अभी बस आपको समझने के लिए मैं ऐसे ऊपर ऊपर में जा रहा हूँ, ठीक है। जब डिक्लिनेशन इंक्लिनेशन देख लेंगे उसके बाद ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी एक देखेंगे जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। पहले देखा जियोग्राफिक एक्सिस, जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, जियोग्राफिक साउथ पोल को जो कनेक्ट करता है दैट इज योर जियोग्राफिक एक्सिस। उसको परपेंडिकुलर करके जो प्लेन है दैट इज योर जियोग्राफिक इक्वेटर। देन हमने देखा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल साउथ पोल को जो कनेक्ट करता है दैट इज योर मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस को परपेंडिकुलर करके जो प्लेन है दैट इज योर मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है। अभी हम देखेंगे जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। ठीक है, देखो ये जियोग्राफिक नॉर्थ है, जियोग्राफिक साउथ है। तो ये जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ ये क्या है, ये एक लाइन है। ये लाइन कौन से दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, एक जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, जियोग्राफिक साउथ पोल को ज्वाइन कर रहा है। और मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है ये दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, वो है मैग्नेटिक साउथ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ये जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ पोल को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है दैट इज योर जियोग्राफिक एक्सिस, ठीक है। ये जियोग्राफिक एक्सिस को देके जो प्लेन जा रहे हैं, ठीक है, ये जियोग्राफिक एक्सिस को देके जो प्लेन जा रहा है उसको आप क्या बोलोगे, जियोग्राफिक मेरिडियन। द प्लेन, ठीक है, द प्लेन पासिंग थ्रू जियोग्राफिक एक्सिस इज योर जियोग्राफिक मेरिडियन, ठीक है। ये आपका जियोग्राफिक मेरिडियन है। जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, जियोग्राफिक साउथ पोल, उस पर इमेजिन करो एक प्लेन जा रहा है, वो दो पॉइंट को कट करके एक प्लेन जा रहा है, ठीक है। वो दो पॉइंट को, जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ को, यहाँ पे एक प्लेन जा रहा है, दैट विल बी योर जियोग्राफिक मेरिडियन। सिमिलरली मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा, द प्लेन पासिंग थ्रू the plane passing through मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक साउथ पोल, वो क्या होगा, इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट? ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ, काशिफ बताओ। सर मेरिडियन को ये भी बोल सकते हैं ना कि वो लाइन जो 0 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री साउथ को कनेक्ट करे। वो लाइन नहीं, ये एक प्लेन है। लाइन जो प्लेन। है, जो जियोग्राफिक जो आपका रोटेशनल एक्सिस है दैट इज योर प्लेन।
या फिर मैग्नेटिक एक्सिस एक प्लेन है, ज्योग्राफिक एक्सिस या फिर जो आपका अर्थ का रोटेशनल एक्सिस वो एक लाइन है। ये सारे के सारे लाइन है, लेकिन जो ज्योग्राफिक मेरिडियन ये एक ओके। प्लेन है। द प्लेन प्लेन। द प्लेन ओके सर। पासिंग थ्रू ज्योग्राफिक एक्सिस इज योर ज्योग्राफिक मेरिडियन। और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? द प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस इज योर मैग्नेटिक मेरिडियन। अभी देखो आगे बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आएगा, बहुत मजा आएगा ये जो ओके। क्लास है, ठीक है। हाँ तो सर ये कह सकते हैं ना कि एक्सिस के अराउंड अर्थ रोटेट करती है, और जो प्लेन है वो अर्थ को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि वो डिवाइड कर रहा है ना, इमेजिनरी प्लेन। हाँ वो आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। जी ओके मतलब सर। वो इमेजिनरी प्लेन है, ठीक है। हाँ तो हाँ ये आपका ये ओके। मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक है। चलो, तो अभी यहाँ तक किसी का कोई डाउट है तो पूछो। कुछ लोग को गलती से रिमूव हो गया, मेरा तो हाथ टच हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं तो अभी हम डिक्लिनेशन, इंक्लिनेशन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ आर्ट्स मैग्नेटिक फील्ड जाएंगे, और उसके बाद फिर से हम देखेंगे कि व्हाट इज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, व्हाट इज मैग्नेटिक साउथ पोल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक नॉर्थ एंड एंड ज्योग्राफिक नॉर्थ, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। अभी बताओ यहाँ पे किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ तक? हेलो सर। हाँ सर अर्थ रोटेशन एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस सेम चीज़ है? हाँ, अर्थ का रोटेशनल एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस सेम चीज है ना, ठीक है। वो ओके। 23.5 डिग्री जो टिल्ट है मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया, वो सब होगा तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। अर्थ का जो एक्सिस है वो 23.5 डिग्री टिल्टेड होता है, समझ रहे हो ना। एग्जैक्टली जैसे मैंने दिखा दिया कि नॉर्थ एंड साउथ, ऐसा तो नहीं होता ना। एग्जैक्टली नॉर्थ और साउथ ऐसे नहीं होता है। ये जो अगर अर्थ है तो ये टिल्टेड है, तो नॉर्थ साउथ इधर होता है, ठीक है। 23.5 डिग्री टिल्टेड है, ये आपको पता ही है। ये अब हम अर्थ एंड प्लानिटरी सिस्टम में इसको डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। व्हाट इज ऑब्लिक्विटी, व्हाट इज प्रिसिशन एंगल, ठीक है। ये कितने टाइम में रिपीट होता है, वो सब अभी के लिए भूल जाओ, ठीक है। वो सब अभी के लिए भूल जाओ। यहाँ तक किसी को डाउट है? मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ, इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर, देन ज्योग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, कोई डाउट नहीं है। अभी हम देखेंगे व्हाट इज डिक्लिनेशन, इंक्लिनेशन एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। देखो जो आज का मैग्नेटिज्म है, आज का जो मैग्नेटिज्म है, जिसको आप जियो मैग्नेटिज्म भी बोलते हो, ये 3 कंपोनेंट से डिस्क्राइब कर सकते हो इसको। आज का मैग्नेटिज्म कहीं पे भी कोई भी एक पॉइंट, मान लो कि तो आपका घर जो है बंगाल पे है, या फिर ओडिशा पे कोई एक पॉइंट पे आप वहां पे खड़े हो, या फिर मान लो कि यूएस में किसी एक पॉइंट पे, न्यूयॉर्क पे आप हो, उस एरिया का मैग्नेटिज्म, ठीक है, उस पॉइंट में आपका मैग्नेटिज्म आप 3 कंपोनेंट में आप डिस्क्राइब कर सकते हो। वो 3 कंपोनेंट क्या है? वन इज योर डिक्लिनेशन, ठीक है, डिक्लिनेशन और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है, इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप, जो आप स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में भी देखते हो, ठीक है। लेकिन ये जो है ये सब मैग्नेटिक है, ठीक है, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और मैग्नेटिक डिप। क्योंकि सिर्फ इंक्लिनेशन मतलब अलग चीज हो सकता है, सिर्फ डीप अलग चीज होता हो सकता है। डिक्लिनेशन एक दूसरा डिक्लिनेशन भी है। दिस इज योर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, दिस इज योर मैग्नेटिक एंगल ऑफ डीप, दिस इज योर मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, ठीक है। इंक्लिनेशन उसको डीप भी बोलते हैं, ठीक है, इंक्लिनेशन उसको डीप भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो इंक्लिनेशन या फिर डीप का बारे में हम बात करें, दैट इज योर मैग्नेटिक डीप, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक डीप। यहाँ पे जो डिक्लिनेशन की बात करें, दैट इज योर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है। और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ आर्स मैग्नेटिक फील्ड। तो ये 3 चीजों को हम देखेंगे और इसी के ऊपर ही न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको यहाँ से एक न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। अभी लास्ट 1-2 ईयर्स में नहीं आया, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो तो यहाँ से आपको एक न्यूमेरिकल देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, तो इसको अभी हम देखते हैं, ठीक है? अभी देखो इसको अभी हम देखते हैं डिक्लिनेशन। तो ये डिक्लिनेशन क्या है, पहले देखते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इजी है, कोई डिफिकल्ट तो कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन समझ जाओ, ठीक है। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या है? दिस इज योर आर्क। मैं हमेशा आप आर्क को एलिप्सोइडल बना रहा हूँ, कभी भी देखना स्पेरोइडल परफेक्ट स्फीयर के आसपास नहीं बनाता हूँ, क्योंकि सो दैट आपको याद रहे कि आर्क का जो शेप है वो स्पेरोइडल नहीं है, ठीक है।
देखो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को मैं डिफरेंट टाइप में डिफाइन करूंगा, ठीक है। अभी दिस इज योर देखो, पहले तो मैं अब बताता हूँ जहां से मैंने शुरू किया था, ठीक है। ये मान लो कि दिस इज योर अर्थ, दिस इज योर जियोग्राफिक नॉर्थ, जियोग्राफिक साउथ। कभी भी कोई भी जो मैग्नेटिक नीडल है या फिर मैग्नेटिक कॉम्पास है, उसको जब फ्रीली सस्पेंड करते हो वो एक अलाइनमेंट दिखाएगा, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइनमेंट दिखाएगा। तो वो जो मैग्नेटिक नीडल जिस डायरेक्शन में अलाइनमेंट दिखा रहा है, वो जियोग्राफिक नॉर्थ से कितना डिग्री वो डेविएटेड है, इतना, ये जो डिग्री है, ठीक है। कभी भी आप मैग्नेटिक नीडल को या फिर मैग्नेटिक कंपास को फ्रीली सस्पेंड करते हो तो वो जियोग्राफिक नॉर्थ से कितना डिग्री वो डेविएटेड है, दैट एंगल इज योर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है। इसको मैं 3-4 टाइप से डिफाइन करूंगा, सारे के सारे का चीज का एक ही मीनिंग है, दैट इज योर डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। आप भी समझ जाओगे, बहुत इजी चीज है, ठीक है। देखो, तो ये इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इज द एंगल बिटवीन आपका जियोग्राफिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ भी बोल सकता हूँ। देखो, अगर आपको क्वेश्चन में ये आया कि एक फ्रीली सस्पेंडेड नीडल वो जिस डायरेक्शन में अलाइनमेंट हुआ उसके बीच में और आपका जियोग्राफिक नॉर्थ के बीच में जो एंगल है, वो एंगल क्या है, आपको ऑप्शन में आएगा डिक्लिनेशन, इंक्लिनेशन और कुछ दो दो चीज आ सकता है, ठीक है। तो उसमें आपको उसका आंसर क्या होगा, डिक्लिनेशन। तो अभी डिक्लिनेशन क्या हुआ, जो ये फ्रीली सस्पेंडेड नीडल जो है जिस डायरेक्शन में वो अलाइनमेंट दिखा रहा है, इस डायरेक्शन में वो अलाइनमेंट दिखा रहा है उसका, और जो जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ वो जो एंगल बनाता है, वो जो एंगल क्रिएट होता है, दैट इज योर डिक्लिनेशन। तो अभी उसको हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि जो आपका मैग्नेटिक नॉर्थ और जियोग्राफिक नॉर्थ के बीच में जो डिफरेंस है, दैट इज योर डिक्लिनेशन। इसमें भी हम डिफाइन कर सकते हैं। और एक चीज में क्या डिफाइन कर सकते हैं कि आपका जो मैग्नेटिक मेरिडियन, क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन इस एक्सिस के ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक मेरिडियन एक प्लेन है और जियोग्राफिक मेरिडियन भी एक प्लेन है। देखो, मेरिडियन प्लेन्स होते हैं, वो लाइन नहीं होते हैं, लेकिन जियोग्राफिक मेरिडियन जो है वो जियोग्राफिक नॉर्थ दे के पास करता है, जियोग्राफिक जो एक्सिस है उसको दे के वो पास करते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन। और मैग्नेटिक मेरिडियन जो प्लेन है वो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ यानी कि मैग्नेटिक एक्सिस दे के पास करता है। यानी कि हम डिक्लिनेशन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज नोन एज योर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताओ। तो उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो उसको हम डिफरेंट टाइप में डिफाइन कर सकते हैं, एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। मैं इतने टाइप से क्यों पढ़ा रहा हूँ, देखो इसको तो मैं सिंपली मतलब 15 मिनट का क्लास है एक्चुअली, मैं इतने टाइप से क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी करके पूछे और आप वहां से गुल हो जाओ। मतलब आपको पता होगा लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी करके पूछ देगा तो आप वो छोड़ के आ जाओ या फिर गलत करके आ जाओ, इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं जितना डायमेंशन से हो सकता है पूरा हर डायरेक्शन से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन ऐसे डिफाइन कर सकते हो, या फिर ऐसे डिफाइन कर सकते हो एंगल बिटवीन जियोग्राफिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। यानी कि जो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, यानी कि जियोग्राफिक नॉर्थ एक्सिस और मैग्नेटिक नॉर्थ एक्सिस, इसके बीच में जो एंगल है, ठीक है। और भी आप क्या डिफाइन कर सकते हो, द डेविएशन, जिसको मैंने पहले दिखाया कि जो आपका मैग्नेटिक नीडल है वो कितना डेविएट हो रहा है, जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ से अलाइनमेंट नहीं हो रहा है और उससे थोड़ा सा डेविएट हो रहा है, जो डेविएशन है दैट इज योर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। द डेविएशन ऑफ मैग्नेटिक कॉम्पास या फिर मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल फ्रॉम जियोग्राफिक नॉर्थ। देखो, ये जो 3
Sir, you are not audible. हेलो। सर ने लेफ्ट कर दिया क्या? किसी को कुछ पता है सर लेफ्ट कर गए या फिर अभी आएंगे? किसी को कुछ पता हो तो प्लीज बताओ। किसी को ऑडिबल हो रहा है क्या? सर तो शायद है नहीं, सर शायद चले गए हैं। तो क्या वापस नहीं अच्छा आएंगे? सर, अब क्लास ओवर हो गई? पता नहीं सर, सर को शायद इन्फॉर्म करना चाहिए था ग्रुप में। सर ने कुछ किया हाँ, तो नहीं रिप्लाई। वही तो। क्योंकि सर ने 2 बार ज्वाइन किया था, दोनों चीजें
डिस्कनेक्ट अच्छा, हो तो सकते सर हैं के आपसे। एंड से वो नेटवर्क इशू होगा आई थिंक। हेलो, हेलो सर। हाँ इंटरनेट यस आ सर। गया अभी, कर यस सर, सकते नाउ यू आर ऑडिबल। हैं। ओके ओके सर, ओके। ओके। जस्ट लेट मी नो स्क्रीन इज विजिबल ना? यस सर, इट इज विजिबल। ओके थैंक यू। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे? हाँ, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को हम ये 3 टाइप में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक आपका मैग्नेटिक नीडल को जब फ्रीली सस्पेंड करते हो, या फिर मैग्नेटिक कंपास को जब फ्रीली सस्पेंड करते हो, वो ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ के अलोंग अलाइनमेंट नहीं दिखाता है, उससे थोड़ा सा होता है, जितना एंगल वो डेविएट होता है, दैट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। यानी कि हम ये उसको बोल सकते हैं कि आपका जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ से जितना डेविएटेड है, ठीक है, उनके बीच में जो एंगल है, ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ है, दिस इज योर मैग्नेटिक नॉर्थ एंड दिस इज योर ज्योग्राफिक नॉर्थ, इनके बीच में जो एंगल है, ये जो एंगल है, दिस इज योर डिक्लिनेशन। ठीक है, या फिर उसको ऐसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि ज्योग्राफिक नॉर्थ को पास करके आपका मैग्नेटिक ज्योग्राफिक मेरिडियन जो प्लेन है वो पास करता है, और मैग्नेटिक नॉर्थ को कौन पास करता है? आपका मैग्नेटिक मेरिडियन मैग्नेटिक नॉर्थ को पास करके जाता है, ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन का जो प्लेन है। तो हम उसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द एंगल बिटवीन योर मैग्नेटिक मेरिडियन एंड योर ज्योग्राफिक मेरिडियन इज योर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, तो हम डिक्लिनेशन को ऐसे 3 टाइप्स में हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी एक डेफिनेशन अगर आता है, द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज नोन एज व्हाट, या फिर डैश, एमसीक्यू रहेगा। मैं इसको 3 टाइप में इसीलिए डिफाइन करके दिया क्योंकि क्वेश्चन में आपको पता है कि ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल है, लेकिन आपको ये आ जाएगा क्वेश्चन में कि द डेविएशन ऑफ मैग्नेटिक कंपास फ्रॉम ज्योग्राफिक नॉर्थ इज नोन एज व्हाट। आपको ऐसा आ जाएगा, तो आप वहां पे कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैंने उसको 3 टाइप में उसको डिफाइन कर लिया। ठीक है, अभी हम देखते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, या फिर उसको डीप बोलते हैं, या फिर एंगल ऑफ डीप। ठीक है, इसको हम डिफाइन करेंगे, डिनोट करेंगे आई में, इसको हम डिनोट करेंगे डेल से। ठीक है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इसको हम डेल में डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, किसी किसी बुक में आपको डी में भी डिनोट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी देखो उस वहीं पे शुरू करते हैं। ये जो मैग्नेटिक नीडल है, ये जो मैग्नेटिक नीडल है, इसको जब आप फ्रीली सस्पेंड करोगे, ये क्या होगा पता है? इसको जब आप फ्रीली सस्पेंड करते हो, पहले तो ये क्या होता है, ये मैग्नेटिक जो मेरिडियन है उसी प्लेन में वो अलाइन हो जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन में वो अलाइन होगा ना, जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ उसी डायरेक्शन में वो अलाइनमेंट दिखाएगा। तो उसी डायरेक्शन में कौन सा प्लेन है? मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन के अलोंग ये अलाइनमेंट हो जाएगा, पहले वो अलाइनमेंट होगा, उसके बाद एक सर्टन अमाउंट ऑफ एंगल वो डीप करेगा। ठीक है, सर्टन अमाउंट ऑफ एंगल वो डीप करेगा, तो वो जो एंगल डीप करता है हॉरिजॉन्टल प्लेन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से, उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डीप। यानी कि देखो मैं एक डायग्राम बना के बताता हूँ। मान लो कि दिस इज योर मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन। मैग्नेटिक मेरिडियन को एक प्लेन है जो पास करता है आपका मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को। देखो मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ ये 2 पॉइंट है। ठीक है, इसको पास करके ये प्लेन है, और ये जो प्लेन है ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। ठीक है, तो जब ये मैग्नेटिक नीडल को आप फ्रीली सस्पेंड करोगे, छोड़ दोगे फ्रीली, तो ये वो पहले क्या करेगा? इसी डायरेक्शन में वो अलाइनमेंट दिखाएगा, इसी डायरेक्शन में वो अलाइनमेंट दिखाएगा। ठीक है, इसी डायरेक्शन में वो अलाइन हो जाएगा, पहले इसी डायरेक्शन में अलाइन हो गया, ये केस नंबर 1। उसके बाद क्या करेगा? तुरंत ही पहले हॉरिजॉन्टली वो अलाइन हो जाएगा, उसके बाद क्या करेगा वो? केस नंबर 2 में क्या करेगा? केस नंबर 2 नहीं, सिनेरियो 1 देन सिनेरियो 2 में वो क्या करेगा?
ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, यानी कि ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। ये जो प्लेन है वो क्या करेगा, ये एक डीप दिखाएगा, ये एक सर्टन डीप दिखाएगा, मतलब जो सर्टन एंगल है वो नीचे हो जाएगा, ठीक है। वो ये जो डीप दिखा रहा है, ये दिस इज योर इंक्लिनेशन और डीप, ठीक है। पहले क्या करेगा, जब एक मैग्नेटिक नीडल है उसको फ्रीली छोड़ दिया तो वो अपने आप को क्या करेगा, मैग्नेटिक मेरिडियन जो प्लेन है उसी के एलोंगेट वो अलाइनमेंट कर देगा, अलाइनमेंट कर देगा हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली। उसके बाद लेकिन डिपेंडिंग अपॉन इट्स पोजीशन, मतलब अर्थ में कौन सा पोजीशन में है, ठीक है, अर्थ में कौन सा जगह पे है, कौन सा एरिया पे है, वो क्या करेगा, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डीप दिखाएगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ डीप दिखाएगा। आप स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में आपने पढ़े होंगे स्ट्राइक एंड डीप, तो वो डीप क्या होता है, एक एंगल होता है, ठीक है, झुका हुआ एक एंगल होता है, तो वो सर्टेन अमाउंट ऑफ डीप कर जाएगा। तो वो जो डीप कर रहा है दैट इज योर इंक्लिनेशन, या फिर दैट इज योर मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और मैग्नेटिक डीप, ठीक है, समझ में आ गया। पहले क्या करेगा, वो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ में अलाइनमेंट कर देगा, ठीक है, इसी डायरेक्शन में वो अलाइनमेंट कर देगा मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन में। उसके बाद ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल, मान लो कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है आपका, हॉरिजॉन्टल लाइन से ये सर्टेन एंगल वो डीप कर जाएगा। तो ये जो एंगल डीप कर गया, दिस इज योर मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और मैग्नेटिक डीप। समझ में आ गया। एक फिगर दिखाता हूँ आपको, ये गेट का बुक है लेकिन ये फिगर दिखाता हूँ। देखो, दिस इज योर मैग्नेटिक नॉर्थ, दिस इज योर मैग्नेटिक नॉर्थ, दिस इज योर मैग्नेटिक नॉर्थ। तो ये, और इनिशियली क्या करेगा, ऐसे रहेगा, इनिशियली ऐसे रहेगा। उसके बाद एक सर्टेन डीप लेगा, ये जो डार्क लाइन है ना, ये जो डार्क लाइन है ये आपका डीप है, ये इसी के डायरेक्शन में वो फिर डीप कर जाएगा। पहले ऐसा था 1, फिर ये थोड़ा सा डीप कर जाएगा 2। तो ये 1 जो था ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था, उसके बाद जो डीप कर गया, ये जो एंगल बना, फिर ये जो एंगल बना, दिस इज योर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और डीप। तो ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या फिर जो ये डीप है, दिस इज योर मैग्नेटिक डीप, ठीक है, दिस इज योर मैग्नेटिक डीप। यहाँ पे समझने में किसी को कोई दुविधा हुआ, कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि इसके बाद हम इसको लेकर काफी सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। अभी इंक्लिनेशन समझ में आ गया। देखो, आप इमेजिन करो, वो मैग्नेटिक नीडल वो अपने आप को अलाइनमेंट करेगा, किस डायरेक्शन में अलाइनमेंट करेगा, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ। तो अपने आप को मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ में पहले अलाइनमेंट कर दिया, उसके बाद एक डीप लेगा, नीचे की तरफ एक डीप हो जाएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन था, पहले हॉरिजॉन्टली वो अलाइनमेंट किया, फिर उसके बाद डीप करेगा। तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये मान लो कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक साउथ है, ठीक है, और ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक है। तो ये पहले ऐसा था, उसके बाद जो डीप करेगा, उसके बाद जो डीप कर जाएगा यहाँ से, जितना एंगल डीप किया, मान लो कि 30 डिग्री डीप किया, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 है, या फिर डीप जो है 30 है। मान लो कि 40 डिग्री डीप कर गया, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 40 डिग्री है। समझ में आ गया। पहले पहले अपने आप को ऐसे अलाइनमेंट करेगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा डिप कर जाएगा। ये जो एंगल बनेगा, 30 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, कुछ भी जो एंगल बना, दिस इज योर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इसको हम आई में डिनोट करेंगे। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सर लेकिन ये डिप क्यों करता है, मतलब डिफ्लेक्ट क्यों करता है, इसका कोई रीजन? हाँ हाँ, वही वही उसका रीजन मैं बताता हूँ ये क्यों डिप करता है, मैं बताता हूँ, ठीक है। ये क्यों डिप करता है मैं बताता हूँ, ठीक है। डीप में कोई डाउट है क्या, पूछो। डीप में कोई डाउट है क्या, पूछो। अच्छा, मैं बता देता हूँ आपको, पहले बता देता हूँ, अदरवाइज आपका डाउट रहेगा ये क्यों डीप करता है, ठीक है। देखो, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, ये एक्चुअली मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाला था, लेकिन मैं बता देता हूँ क्योंकि आपने पूछा, इसलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। दिस इज योर अर्थ, ठीक है, दिस इज ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, ठीक है। लेकिन एक्चुअली मैंने बताया था, अगर बार मैग्नेट होता अर्थ, तो उसका नॉर्थ पोल इधर आता, ठीक है, और साउथ पोल इधर आता। तो ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होते हैं, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस।
ये क्या करते हैं, इसे रन करते हैं, ठीक है, बोथ साइड में इसे रन करते हैं, ठीक है। रन करते हैं, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है या फिर कोई भी मैग्नेटिक मिनरल है, वो क्या करते हैं, ये फील्ड लाइंस, ये फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ का है, वो किसी भी एक मटेरियल से, छोटा सा एक मटेरियल या फिर नीडल से, उससे स्ट्रांग होता है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ है, ये उसका जो स्ट्रेंथ है काफी ज्यादा है, ठीक है। ये जितने भी सारे मटेरियल है या फिर मिनरल है या फिर मैग्नेटिक नीडल, ये छोटा छोटा ऑब्जेक्ट है, इनका जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो काफी मिनिमम है, लेकिन अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसके कंपेरिजन में काफी ज्यादा है। तो ये क्या करते हैं, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स है उसी के डायरेक्शन में ये अलाइनमेंट दिखाते हैं, ठीक है, उसी के डायरेक्शन में ये अलाइनमेंट दिखाते हैं। तो अगर ये लाओगे, ठीक है, इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे अगर एक मैग्नेटिक नीडल ला रहे हो, ये मैग्नेटिक नीडल ऐसे रहेगा, यहाँ पे एक ला रहे हो मैग्नेटिक नीडल, तो ये मैग्नेटिक नीडल ऐसे रहेगा, ये मान लो कि ए, ये कि बी। यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल ला रहे हो तो मैग्नेटिक नीडल ऐसे रहेगा, ये मान लो सी, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल सी में रहेगा। तो ये जान लो कि यहाँ पे देखो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है, ये देखो मैग्नेटिक इक्वेटर यहाँ पे आया। फिर से एक डायग्राम बनाता हूँ, ये थोड़ा मेसी हो गया है। देखो एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका, दिस इज योर मैग्नेटिक मैग्नेटिक इक्वेटर। भूल गए कि याद है, क्योंकि ये था आपका मैग्नेटिक नॉर्थ, ये मैग्नेटिक साउथ। तो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ को जो परपेंडिकुलर होकर जो प्लेन जाता है वो मैग्नेटिक इक्वेटर। जैसे हमारे जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ को जो परपेंडिकुलर करके जो प्लेन जाता है वो क्या होता है, वो आपका जियोग्राफिक इक्वेटर होता है, वो आपका जियोग्राफिक इक्वेटर होता है। दिस इज योर जियोग्राफिक इक्वेटर। भूल गए ना, याद है जियोग्राफिक इक्वेटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक इक्वेटर। तो मैंने क्या बोला, यहाँ से आपका फील्ड ऑफ लाइंस क्या करेगा, इधर से इधर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। आप फिजिक्स में ये पढ़े होंगे प्लस 2 में, बहुत ही बेसिक चीज़ है ये ऐसे जाता है। अगर मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा तो वो कैसे जाएगा, देखो ऐसे है ना, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जाएंगे। तो ये अपने आप को अलाइनमेंट करते हैं, ठीक है। तो उसका डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में होता है। ये पोलर एरिया में ऐसा होता है, पोलर एरिया में ऐसा होता है। ठीक है, पोलर एरिया में ऐसा होता है। तो एक चीज आप नोटिस करो, एक चीज आप नोटिस करो, ये देखो पोलर मैग्नेटिक पोल्स में ये जो फील्ड ऑफ लाइन से एकदम परपेंडिकुलर आके पड़ रहे हैं, ठीक है। ये फील्ड ऑफ लाइन जो है एकदम परपेंडिकुलर है, ये देख पा रहे हो, ये ऐसे आ रहा है, एकदम ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये ऐसे आ रहा है। या फिर ये जो निकल भी रहा है यहाँ से एकदम परपेंडिकुलर होकर निकल रहा है, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ से। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे ध्यान रखो कि ये जो मैग्नेटिक इक्वेटर, यहाँ पे देखो मैग्नेटिक इक्वेटर, ये देखो पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर ए, और ये पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर ए के पास देखो, अगर नीडल को आप रखोगे, नीडल को अगर रखोगे तो वो देखो एकदम उसका पैरेलल जा रहा है, ठीक है, एकदम उसको पैरेलल जा रहा है। और यहाँ पे अगर नीडल रखोगे, ठीक है, यहाँ पे अगर नीडल रखोगे मैग्नेटिक इक्वेटर पे, मैग्नेटिक पोल्स में देखो ये ऐसे आ रहा है, तो नीडल्स देखो उसको एकदम परपेंडिकुलर हो रहे हैं। ये अगर नीडल्स है तो वो एकदम परपेंडिकुलर है। यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, मान लो कि एक्स वाई, एक्स वाई। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये उस पर परपेंडिकुलर है एकदम, यहाँ पे 90 डिग्री वो कर रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे जो डीप है वो 90 डिग्री है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या फिर जो डीप है वो 90 डिग्री है। लेकिन ये जो मैग्नेटिक इक्वेटर, पॉइंट नंबर ए पे देखो, इस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, ये मान लो कि एम एन है, हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर टेंजेंट ड्रॉ करो, उसके साथ ये देखो ये पैरेलल है एकदम, ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये एकदम पैरेलल है। मैग्नेटिक नीडल में यहाँ पे क्या क्यों बोल रहा हूँ कि मैग्नेटिक नीडल का वहां पे जो डीप है या फिर जो एंगल है वो किसके लाइन, किसके साथ वो समान होगा, वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ये क्या है, ये सारे के सारे जो लाइन है ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। मेरा डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं होता है इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ सही से करके, लेकिन आप, मुझे लगता है कि आपको मैं आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है दे रन फ्रॉम मैग्नेटिक साउथ से मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है, दे रन फ्रॉम मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ से मैग्नेटिक नॉर्थ, उसी के डायरेक्शन में वो अलाइनमेंट होते हैं। तो जो मैग्नेटिक नीडल है वो अलाइनमेंट क्यों दिखाता है, क्योंकि उसके अंदर भी एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। तो जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको अपने डायरेक्शन में वो अलाइनमेंट करता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक इक्वेटर पे देखो, उसका जो फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो आपका पैरेलल है टू आपका मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर में मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस है वो पैरेलल है टू द हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक पोल में, यहाँ पे देखो एक्स वाई में, मैग्नेटिक पोल में यहाँ पे एक्स वाई एक लाइन ड्रॉ करो, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पॉइंट पे। यहाँ पे देखो, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो उसको परपेंडिकुलरली कट कर रही है, ये देखो परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलरली यहाँ पे कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ डीप है वो 90 डिग्री है, एंगल ऑफ डीप जो है 90 डिग्री है। और यहाँ पे जो इक्वेटर पे जो ये सॉरी मैग्नेटिक इक्वेटर पे जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या फिर जो डीप है दैट इज 0 डिग्री। तो ये क्वेश्चन आता है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाला था लेकिन आज कोई पूछा तो मैं बता दिया। इससे क्वेश्चन आता है कि द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 0 डिग्री एट व्हिच ऑफ द प्लेस, इन व्हिच ऑफ द प्लेस आएगा। एक आएगा आपको मैग्नेटिक इक्वेटर, एक आएगा जियोग्राफिक इक्वेटर, एक आएगा मैग्नेटिक नॉर्थ, एक आएगा जियोग्राफिक नॉर्थ आपको आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इक्वेटर पे तो 0 होता है लेकिन वो मैग्नेटिक इक्वेटर पे, ये ध्यान में रखना है हमेशा। देखो मैं एक चीज मेरे लाइफ का स्टोरी में बताता हूँ, ठीक है। जस्ट अ मिनट, हाँ। मेरा जब ग्रेजुएशन चल रहा था, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में चार सेमेस्टर में चारों सेमेस्टर में बैक लगा। फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में वो इलेक्टिव था, जो लोग उड़ीसा से पढ़ाई किए होगा उनको पता होगा, ठीक है। क्योंकि क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू था, बहुत ज़्यादा, उस टाइम में मेरा बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू था, ठीक है। और इसीलिए मैं डिप्रेशन में चल रहा था, मतलब इतना कम टाइम से, इतना कम उम्र में मैं डिप्रेशन में चल रहा था। और फिर इधर उधर मतलब माइंड डिप्रेशन में रहने लगा, कुछ मतलब खराब बंदे मिले, ठीक है, मतलब जो दोस्त है वो अच्छे नहीं थे, तो उनके साथ मैं मिल के इधर उधर का कांड करने लगा। तो इसके वजह से क्या हुआ, मेरा पढ़ाई पूरा एकदम डाउन हो गया। नहीं तो पहले से बचपन से मैं काफ़ी ज़्यादा मेटिकुलस था, हमेशा स्कूल में, कॉलेज में हमेशा फर्स्ट आया, कभी लाइफ में कभी सेकंड नहीं आया, ठीक है। लेकिन उस टाइम में इतना ज़्यादा तबीयत खराब हुआ, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया, फिर खराब दोस्त कुछ मिल गए, उनके साथ मिलकर इधर उधर का कांड किया, और बैक टू बैक, ठीक है, बैकलॉग लगता गया, ठीक है। लेकिन फिर फाइनल जो जब हमारा आईटी एग्जाम का एग्ज़ाम था, आज भी मुझे याद है, 1 फरवरी को था, ठीक है, 1 फरवरी को था। तो 1 फरवरी को, 1 फरवरी नहीं, 7 फरवरी को, 7 फरवरी को था। तो 7 फरवरी को था, मैंने पढ़ाई शुरू की दिसंबर को, ठीक है। वो भी क्यों पढ़ाई शुरू की, क्योंकि मेरे लाइफ में कोई एक अच्छी मतलब जो भी है एक फ्रेंड आ गई, तो उसने मुझे मोटिवेट किया पढ़ाई करने के लिए। तो 2 महीना में मैंने पढ़ाई किया, और आप यकीन नहीं मानोगे, मैं इतना अच्छा रैंक आया, ठीक है, टॉप 50 के अंदर मेरा रैंक आ गया, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने पढ़ाई किया हूँ। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में कभी जियोलॉजी पढ़ा ही नहीं था, यकीन मानो, कभी जियोलॉजी नहीं पढ़ा था, ठीक है। और वो भी सिर्फ 2-3 महीने पढ़ा। तो जियोलॉजी में स्कोर कर पाना बहुत ही आसान है, लेकिन हम क्या करते हैं, सिली मिस्टेक्स करते हैं। आप लोगों में से कोई, कुछ लोग हो सकता है कि एग्जाम ऑलरेडी अपेयर कर चुके हैं,
लेकिन फिर भी मतलब लास्ट टाइम भी आपको बहुत कुछ पता होगा, लेकिन फिर भी आपका रैंक अच्छा नहीं है या फिर स्कोर अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्जाम हॉल में आप सिली मिस्टेक्स करते हो। मेरे अंदर सिली मिस्टेक्स कभी नहीं होता है, क्योंकि मैं ईच एंड एवरी वर्ड को, ईच एंड एवरी फ्रेज को मैं ध्यान से पढ़ता हूँ। तो अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि आपका जो 0 डिग्री इंक्लिनेशन है या फिर 0 डिग्री डीप है वो कहाँ पे आता है, अगर आपको आंसर पहला ऑप्शन होगा इक्वेटर, पहला ऑप्शन होगा ए में होगा इक्वेटर, ठीक है। फिर बी में होगा मैग्नेटिक नॉर्थ, सी में होगा ज्योग्राफिक नॉर्थ और डी में होगा मैग्नेटिक इक्वेटर। आप क्या करोगे? आपको पता है मैग्नेटिक इक्वेटर में 0 है, एंगल ऑफ डिप या फिर इंक्लिनेशन, लेकिन आप यहाँ पे इक्वेटर देख लिए और तुरंत आंसर में क्या कर दे, ए ये कर दिए। या फिर कहीं पे भी आपको मान लो कि वो टेस्ला पे यूनिट पूछा है, आपने गॉस पे यूनिट बना के दे दिए, ठीक है। यूनिट कन्वर्सन में आपने गलती कर दिया। आपको थ्योरी पता है, आपको फॉर्मूला पता है, आपने न्यूमेरिकल भी सही से किया, आपका आंसर भी सही आया, लेकिन आपने यूनिट कन्वर्सन करना भूल गया, ठीक है। आपने यूनिट कन्वर्सन नहीं करना भूल गए। तो ऐसा नहीं होना है। आपको कभी भी क्वेश्चन आता है, कोई भी एग्जाम अपेयर कर रहे हो, अभी आईटी जाम अपेयर कर रहे हो, बीएचयू अपेयर कर रहे हो, फ्यूचर में जाके गेट नेट कोई भी एग्जाम आप अपेयर करोगे, आपको हमेशा से फोकस रहना है एग्जाम हॉल के अंदर। ये मत सोचना कि कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मेरा होगा तो नहीं होगा तो क्या होगा, ये सब नहीं सोचना है। एग्जाम हॉल के अंदर पूरा जो 3 घंटा है उसमें पूरा 100% फोकस्ड रहना है कि मुझे एग्जाम में अच्छा करना है। और उसके लिए क्या करना है, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो कम से कम। कहीं पे कोई ज़्यादा ट्रिक तो नहीं है ना, कहीं पे यूनिट कन्वर्सन तो नहीं मांगा है, कहीं पे मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा वो ट्विस्ट तो नहीं दिया है ना। बहुत ही मतलब कोई एक एक इंडिविजुअल वर्ड पे आपको फोकस करना है कि ये क्या बोल रहा है, ठीक है। तो ऐसा आपको अपेयर करना है एग्जाम के अंदर, ऐसा आपको अप्रोच लेकर अगर आप जाओगे तो आपका सिली मिस्टेक्स नहीं होगा। अगर आपका सिली मिस्टेक्स नहीं होगा तो आपका 8 to 10 मार्क्स वहीं पे बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। तो छोड़ो। तो ये है, तो मैंने ये बता दिया कि ये मैग्नेटिक इक्वेटर पे आपका क्या होता है, एंगल ऑफ डीप, एंगल ऑफ डीप या फिर जो इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन है, दिस इज, इसको नोट कर लो। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या फिर डीप जो है ये आपका 0 डिग्री है, कहाँ पे 0 है, कहाँ पे आपका मैग्नेटिक इक्वेटर पे, मैग्नेटिक इक्वेटर पे। और ये 90 डिग्री है कहाँ पे, मैग्नेटिक पोल में, मैग्नेटिक नॉर्थ या फिर मैग्नेटिक साउथ, यानी कि मैग्नेटिक पोल्स में, ठीक है, मैग्नेटिक पोल्स में। तो योर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और डीप, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और मैग्नेटिक डीप इज 0 एट मैग्नेटिक इक्वेटर एंड इट इज 90 डिग्री एट मैग्नेटिक पोल्स, ठीक है। ये इसको ध्यान में रख लो और इसको याद भी रख लो, इसको नोट में लिख भी लो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिक्लिनेशन और इंक्लिनेशन। अभी अब हम आते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देखो आपको पता होगा कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसका एक रिजल्टेंट वेक्टर होता है, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है, यानी कि जो नेट वेक्टर है, नेट वेक्टर है, ठीक है। और एक उसका होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ अभी डायग्राम बना के बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो देखो हमने अभी देखा, ये मान लो कि मैग्नेटिक मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन भी एक प्लेन है, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि इतना वो डीप क्या है, इतना वो डीप क्या है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंक्लिनेशन, इसको आई में हम डिनोट कर रहे हैं। अभी मैं इंक्लिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ आई लिख रहा हूँ, ठीक है, ये इंक्लिनेशन। तो ये जो है ये रिजल्टेंट है। देखो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होता है इसको तो हम एफ एम लिख सकते हैं। एफ स्टैंड्स फॉर फोर्स, एम स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फोर्स। ये नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा, इसको डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। अभी के लिए जान लो कि मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है उसको हम एफ में डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है उसको हम डिनोट करते हैं बी पे, ठीक है, बी, बी में डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ
इसको हम किस में डिनोट करते हैं, बी पे। तो ये जो है ये मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, तो इसका जो रिजल्टेंट है इसको हम बी आर लिख सकते हैं। इसका दो कंपोनेंट है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसका दो कंपोनेंट है, इसको ये हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको मैंने बी एच लिखा। बी स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, एच स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे बी स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, वी स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट को वी में मैंने डिनोट किया। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है? नहीं डाउट है। और ये जो है आपका ये रिजल्टेंट है, बी आर जो है, बी आर स्टैंड्स फॉर बी रिजल्टेंट, यानी कि जो नेट। ठीक है, रिजल्टेंट या फिर नेट। ठीक है, तो अभी हम इसको डिफाइन करते हैं। बी एच जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, उसको मैं शॉर्ट में मैग्नेटिक फील्ड लिख रहा हूँ। ठीक है, बी वी जो है वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और बी आर जो है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट यानी कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है, उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट रहता है। यहाँ पे हमारा जो रिजल्टेंट या फिर नेट जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमने बी आर में डिनोट किया, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हमने डिनोट किया बी एच में, और उसका वर्टिकल कंपोनेंट को हमने डिनोट किया बी वी में। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो अभी देखो अभी क्या होगा, ये बी एच को हम कैसे डिफाइन करेंगे, बी वी को कैसे डिफाइन करेंगे, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, और बी वी यानी कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम cos i जो है उसको ये लिख सकते हैं बी एच बाई बी आर। ये डायग्राम देखो, अभी ये बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स है, फिर मैं पढ़ा दूंगा। मुझे पता है बहुत सारे लोगों का मैथमेटिक्स में थोड़ा सा वीकनेस होता है। ये जो ये डायग्राम देखो, यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos i इक्वल टू बी एच बाई बी आर। ये किसी को समझ में नहीं आया तो मैं बताता हूँ। देखो ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये मान लो i है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है। ठीक है, आपको पता है cos थीटा क्या होता है? मान लो कि ये एक डायग्राम है, ये एक डायग्राम है, ये एंगल है, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है। तो ये cos थीटा मतलब क्या है? b बाई एच होता है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? p बाई एच। यहाँ पे h क्या है? ये हाइपोटेन्यूज h, ये आपका बेस, ये क्या है? p परपेंडिकुलर। ये बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स है, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो cos थीटा क्या होता है? b बाई एच, मतलब ये जो बेस है डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और ये साइन थीटा क्या है? p डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये अगर i हुआ, ठीक है, ये अगर i हुआ, इसको हम ऐसे भी डायग्राम बना सकते हैं, इसको हम ऐसे भी डायग्राम बना सकते हैं। देखो ये सब मेरा पढ़ाने का काम नहीं है, फिर भी पढ़ाता हूँ क्योंकि बहुत बेसिक कुछ लोगों का प्रॉब्लम होता है, मुझे पता है। ये अगर i है, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं ऐसा, ये आपका i है, ये आपका बी आर है, ये आपका बी एच है। ठीक है, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपका बी वी है, बी वी। तो इसको हम ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसको ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसको ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आई हुआ। ठीक है, तो ये अगर आई हुआ तो बेस कौन सा होगा? ये होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री हुआ ना, ये 90 डिग्री हुआ। एच कौन सा होगा? ये होगा। पी कौन सा होगा? ये होगा। यानी कि जो बेस है वो बी एच है, जो पी है, ये जो पी है ये इसके साथ इक्वल है, यानी कि बी वी है, और जो एच है हाइपोटेन्यूज है ये बी आर है। ठीक है, देखो मैं ये सब भी पढ़ा रहा हूँ, मैथमेटिक्स पढ़ाना मेरा काम नहीं है, फिर भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी कोस थीटा जो है यहाँ पे क्या होगा? कोस थीटा, यानी कि यहाँ पे थीटा की जगह आई है, यहाँ पे एंगल क्या है? आई है, तो कोस थीटा को हम लिख सकते हैं कोस आई। कोस आई, कोस आई क्या होगा? बी बाई एच, बी बाई एच। तो बी यहाँ पे क्या है? बी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एच की जगह क्या है? रिजल्टेंट बी आर। तो कोस थीटा यानी कि कोस आई जो है बी एच बाई बी आर। देखो ये है बी एच बाई बी आर। सिमिलरली साइन आई यानी कि पी बाई एच, पी क्या हुआ? साइन वी, साइन पी पी हुआ, हाँ पी हुआ बी वी, पी हुआ बी वी। किसी को कहीं पे भी डाउट होगा तो पूछना, बिल्कुल शर्माना मत। ठीक है,
बी आर, ये हो गया, ये 1, ये 2 हो गया। किसी को यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछो, किसी को यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, तो इसको हम फिर से लिखते हैं, एक जगह पे लिखते हैं cos i इक्वल टू बी एच बाय बी आर, साइन आई इक्वल टू पी वी बाय बी आर। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि बी एच इक्वल टू बी आर इंटू कोस आई, ये लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 दो। यहाँ से ये लिख सकते हैं बी वी इक्वल टू बी आर साइन आई, इसको इक्वेशन नंबर 2 दो। यहाँ पे किसी को कोई डाउट तो पूछो, कहीं पे भी डाउट होगा तुरंत पूछना, ठीक है। फिर अगर 2 को, इक्वेशन नंबर 2 को अगर डिवाइड करोगे इक्वेशन नंबर 1 पे, क्या होगा, इक्वेशन 2 से डिवाइड करोगे इक्वेशन 1 को, तो ये बी वी डिवाइडेड बाई बी एच क्या होगा, बी आर साइन आई बाई बी आर कॉस आई। तो कितना हो जाएगा, ये बी आर कैंसिल, साइन आई बाई कॉस आई, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या है, टैन थीटा, यानी कि टैन आई। तो बी वी डिवाइडेड बाई बी एच इक्वल टू टैन आई, यानी कि जो आई है वो क्या होगा, टैन इनवर्स बी वी बाय बी एच। समझ में आएगा, दिस इज योर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो अगर आपको बी भी पता है, वर्टिकल कंपोनेंट पता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है, उस एरिया का आप क्या निकाल सकते हो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या फिर डीप। आप उस एरिया का डीप या फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यू कैन इजीली कैलकुलेट। ठीक है, आप इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे किसी को कोई डाउट तो पूछो, जल्दी पूछो, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे, आपका फिर मिनरलोजी का क्लास आएगा। किसी को अगर डाउट नहीं तो हम फिर आगे बढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसको लिख लो कि जो आई है दिस इज योर टैन इनवर्स बी वी बाई बी एच। ये बी वी क्या है, आपका वर्टिकल कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। और बी एच क्या है, आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, तो दिस इज योर इक्वेशन। तो आपको ये निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे और एक चीज़ देखो, यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे हमने ये डिफाइन किया था कि जो कॉस आई है, जो कॉस आई है वो क्या था आपका, बी एच बाई बी आर। ये सब जब एक बार मैं इतना अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, इसको एक बार प्रैक्टिस कर दोगे ना, जिंदगी भर याद रह जाएगा। फिर साइन आई जो है वो आपका बी वी बाई बी आर। ठीक है, तो अभी देखो को स्क्वायर आई क्या होगा, बी एच स्क्वायर बाई बी आर स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर हो जाएगा ना। साइन स्क्वायर आई क्या हो जाएगा, मतलब दोनों का स्क्वायर ले लो बस, बी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी आर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी ये दोनों को ऐड कर लो, cos स्क्वायर आई प्लस साइन स्क्वायर आई, दोनों को ऐड कर लो, बी स्क्वायर बाई बी आर स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर बाई बी आर स्क्वायर। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पता ही आपको 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, बी आर स्क्वायर कॉमन है, बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर, इसको इस साइड में ले आओ, बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर इक्वल टू बी आर स्क्वायर, यानी कि जो बी आर है, जो रिजल्टेंट है, दैट इज बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर रूट ओवर ये। तो ये दोनों आपको याद रखना चाहिए। ये आई एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज इक्वल टू टैन इनवर्स बी वी बाई बी एच, और बी आर रिजल्टेंट जो वेक्टर है दैट इज बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर का रूट ओवर। ये दोनों अगर पता है, आप कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हो, आप कोई भी एंगल आप निकाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपको बी एच दिया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इतना है, बी वी वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इतना है, तो आपको पूछा है कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। और इस जो फॉर्मूला है इससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अभी हम न्यूमेरिकल्स कुछ देखते हैं। अच्छा, मैं पहले, इससे पहले कुछ मैं उसका आपका यूनिट बताता हूँ। ये जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, इसको हम डिनोट कर रहे हैं बी पे, इसको हम डिनोट कर रहे हैं बी पे। तो अच्छा, इसके यूनिट क्या है, यूनिट हर जगह पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
यूनिट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट क्या है, एमकेएस में इसका यूनिट है टेस्ला, जिसको हम टी पे डिनोट करते हैं, और सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट है गॉस, जिसको हम जी पे डिनोट करते हैं। इनके बीच में कन्वर्सन क्या है, 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁻4 गॉस, यानी कि 1 गॉस इक्वल टू कितना हुआ, 10⁻4 टेस्ला। सिमिलरली और एक चीज है यहाँ पे, और एक यूनिट है जो सबसे मिनिमम है, दैट इज योर गामा। तो 1 गामा इक्वल टू 10⁻5 गॉस, तो टेस्ला कितना होगा, 10⁻9 टेस्ला, क्योंकि 1 गॉस इक्वल टू 10⁻4 टेस्ला, या 10⁻5 गॉस कितना होगा, 10⁻9 टेस्ला। या इसमें किसी का कोई डाउट है क्या, यूनिट में पूछो, यूनिट पे किसी को कोई डाउट है क्या पूछो, हर एक जगह पे पूछना जहाँ पे थोड़ा सा भी डाउट होगा, क्योंकि डाउट नहीं रखना है, हमें 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है, ठीक है। किसी का कोई डाउट नहीं है तो ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। 3 न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा, इससे सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। पहला न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 1, फटाफट करके मुझे बताना, ठीक है। The horizontal component of Earth's magnetic field is 0.26 G. G stands for Gauss. यहाँ पे अभी मैं पढ़ा है कि यूनिट जो है एमकेएस यूनिट जो है आपका टेस्ला है, सीजीएस जो यूनिट है आपका गॉस है, 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁻4 गॉस, और एक यूनिट जो है गामा है, 1 गामा इक्वल टू 10⁻5 गॉस इक्वल टू 10⁻9 टेस्ला, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे, दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ आर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.26 G, ठीक है, एंड डीप इज 60 डिग्री, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, अभी इसका सोल्यूशन, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.26 गॉस एंड डीप एंगल, यानी कि जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 60 डिग्री, कैलकुलेट द नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट दैट पॉइंट, उसी पॉइंट पे आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो अभी जल्दी करके बताओ, आधा मिनट के अंदर करके बताओ, अदरवाइज मैं करता हूँ, जल्दी जल्दी। सोनोसिन 0.52 गॉस, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, ठीक है। टाइम शॉर्ट हो गया है, अदरवाइज मैं छोड़ देता आपको करने के लिए। सोनू सिंह वेरी गुड, ये जो आंसर है वो सही है, ठीक है। देखो आपको क्लियरली डिफाइन करना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यानी यानी कि जो बी एच है उसने दे दिया, बी एच जो है 0.26 गॉस दे दिया है, डीप इज 60 डिग्री, यानी कि आई दे दिया है 60 डिग्री, ठीक है। आपको क्या पूछा है, बी आर पूछा है, बी आर पूछा है, ठीक है। आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, तो ये तीनों में कोई रिलेशन है क्या, पहले याद करो, ये तीनों में रिलेशन है क्या, है क्या रिलेशन है, मैंने दिखाया था, जो बी एच है वो बी आर कॉस आई था, हमने देखा था कि नहीं, कॉस आई जो था वो था कितना था, कॉस आई जो था बी एच बाई बी आर, ये हमने देखा था कि नहीं देखा था, डायग्राम करके मैं समझा था, कॉस आई इक्वल टू बी एच बाई बी आर और साइन आई इक्वल टू बी बी बाई बी आर, ये मैं डायग्राम करके बताया था कि नहीं। तो ये जो यहाँ से ये इक्वेशन से क्या आएगा, बी एच इक्वल टू बी आर कोस आई, ठीक है, ये जो है। तो बी एच में इसका वैल्यू दिया है 0.26, बी आर हमें पूछा है कोस आई कोस 60 डिग्री, ठीक है, कोस 60 डिग्री क्या है 1/2, तो यहाँ पे बी आर कितना होगा
0.26 इंटू 2, उसका ट्वाइस हो जाएगा, ये आपका 0.52 गोस। ठीक है। अगर ये पूछा पूछा होता कि कैलकुलेट द नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट दैट पॉइंट इन डैश टेस्ला, अगर पूछ लिया होता कि व्हाट इज द अर्थ नेट मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ टेस्ला, तो क्या करते हैं यहाँ पे आपको यूनिट कन्वर्सन करना है, 0.52 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। जस्ट आपको 10⁻⁴ ये करना है। देखो आपको थ्योरी पता है, फॉर्मूला पता है, न्यूमेरिकल आपने किया, लेकिन अगर आप यूनिट कन्वर्सन में गलती करते हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यूनिट कन्वर्सन हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। और यही सब चीजें जो ये माइनर माइनर चीजें ना, ये आपको डिफ्रेंशिएट करता है कि आपका एवरेज स्कोर आएगा या फिर आप टॉप 20 टॉप 10 में स्कोर करोगे, ठीक है। तो ये माइनर माइनर चीज आपको ध्यान में रखना है, 0.52 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, ठीक है। ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर 1। किसी को कोई डाउट तो पूछो। कोई डाउट है तो जल्दी पूछो, अभी हम न्यूमेरिकल 2 करेंगे। ठीक है, आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं, ठीक है। इफ एट ए प्लेस आर वर्टिकल magnetic field and horizontal magnetic field are equal, then calculate the angle of inclination at that point. If at a place Earth's vertical magnetic field and horizontal magnetic field are equal, then calculate the angle of inclination at that point. ठीक है, वो आपको क्या पूछ रहा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो हमें निकालना है, आई निकालना है। वो क्या बोल रहा है कि ये जो आज का जो वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है और जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों इक्वल है, बीवी इक्वल टू बी एच। ठीक है, बीवी इक्वल टू बी एच। तो ये तीनों में कोई रिलेशन नहीं किया, आई बीवी बी एच, ये तीनों में कोई रिलेशन है क्या है। मैंने अभी थोड़ी देर टाइम पहले बताया था, जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है आई इक्वल टू टैन इनवर्स बीवी बाई बी एच। ठीक है, अब क्या है, बी इक्वल टू बी एच, तो आई इक्वल बीवी, बी एच भी बीवी है, इक्वल है, तो आई इक्वल टू टैन इनवर्स बीवी बीवी कैंसिल हो गया, 1 हो जाएगा। कैंसिल करके जीरो मत कर देना, ऊपर में जो है नीचे में जीरो वही है, कैंसिल करके जीरो नहीं होता है। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स से जल्दी जल्दी में कभी हो जाता है एग्जाम सिचुएशन में। ठीक है, तो आई इक्वल टू टैन इनवर्स 1, तो टैन का कौन सा वैल्यू 1 है, 45 डिग्री, तो आई इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो अगर किसी एक पॉइंट में अर्थ में कोई एक प्लेस में कोई एक एरिया में किसी एक पॉइंट में वहां पे वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड दोनों इक्वल है, तो उस केस में आपका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है यानी कि जो डिप है वो 45 डिग्री वहां पे वो डिप करेगा। ठीक है, कितना डिप करेगा, 45 डिग्री वहां पे डिप करेगा। ठीक है, वेरी गुड, सबने बहुत बढ़िया आंसर दिया, सबने 45 डिग्री किया। ठीक है, अगर किसी का नहीं हो रहा है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, कोई पहले से पढ़ा हुआ है तो उसका हो जा रहा है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं जो आप तो फिर से जाकर देख लोगे ना, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर फर्स्ट टाइम में नहीं होता ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल नंबर 3। ठीक है, at a place the vertical component of Earth's magnetic field is √3 times than the horizontal component। ठीक है, if BH यानी कि जो कंपोनेंट 7 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला है, देन
यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में मैं 2 न्यूमेरिकल दे देता हूँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देने का कोई मतलब नहीं है। कैलकुलेट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंड रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों चीज कैलकुलेट करके बता। एग्जाम में आपको 2 न्यूमेरिकल ऐसा नहीं आएगा कि 2 कैलकुलेट करो, कोई एक ही आएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी बताओ। यहाँ पे आपको वर्टिकल कंपोनेंट बोला है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज रूट 3 टाइम्स ग्रेटर देन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी कि जो बी वी है दैट इज √3 इंटू बी एच, से वो √3 टाइम्स ज्यादा है। तो आपको आई निकालना है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालना है, और आपको बी आर यानी कि रिजल्टेंट निकालना है। तो आपको पता है आई जो है टैन इनवर्स बी वी बाई बी एच। तो आई जो है टैन इनवर्स बी कितना है, तो √3 इंटू बी एच है डिवाइडेड बाई बी एच, यानी कि आई जो है टैन इनवर्स √3। तो टैन का कौन सा वैल्यू √3 है, 60 डिग्री। वेरी गुड, जिनका भी 60 डिग्री आया वेरी गुड, तो इक्वल टू 60 डिग्री। अभी निकालो बी आर कितना होगा। एवरीवन वेरी गुड, देवे सोनू सुब्रत सबने बढ़िया किया, ठीक है। शिशिर, तो अभी आपको निकालना है बी आर। रुद्र सबने बढ़िया किया। अभी बी आर आप देखो, आपको बी एच ऑलरेडी दे दिया है, बी एच ऑलरेडी दे दिया है कि बी वी बोले कि √3 इंटू बी एच। तो आपको बी वी का भी वैल्यू पता है, तो हमें बी आर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि बी आर जो क्या है बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर का √ओवर हमने देखा था। तो जो बी वी था वो √3 इंटू बी एच स्क्वायर प्लस बी एच का बी एच स्क्वायर का √ओवर। तो √3 बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 बी स्क्वायर हो जाएगा। √3 का जो स्क्वायर है 3, बी एच का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √ओवर। तो ये 4 बी स्क्वायर, 4 बी स्क्वायर का √ओवर यानी कि 2 बी एच, यानी कि 2 इंटू 1.7 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला, ये था बी एच का वैल्यू। तो ये 3.4 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला, ठीक है। अगर ये गॉस में बोलता कितना हो जाएगा, 3.4 इंटू 10⁻⁻1 गॉस, क्योंकि 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। और आधा घंटा है, अब मैं और भी कुछ पढ़ाना था, बहुत कुछ पढ़ाना था, लेकिन अभी टाइम हो गया। आपको एक छोटा सा ब्रेक देते हैं, फिर आप मिनरलोजी क्लास में ज्वाइन करो, ठीक है। कहीं पे भी आज मैंने जितना ही पढ़ाया, कहीं पे भी किसी को कोई भी डाउट, छोटा मोटा डाउट हो तो पूछो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना भी छोटा मोटा डाउट हो, कोई यहाँ पे ये मत करना कि कोई क्या सोचेगा। ऐसा अगर सोचेगा तो हमेशा पीछे रह जाओगे, ठीक है। बिल्कुल सोचना मत, आपको एग्जाम में अच्छा करना है, आईटी एग्जाम में अच्छा करना है, जो मेन एग्जाम है। यहाँ पे कोई क्या सोच रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जो मेन एग्जाम है ना, वहाँ पे क्या होगा उस पर आप फोकस करो, ठीक है। तो चलो, थैंक यू एवरीवन, अपना ध्यान रखो और पढ़ाई करते रहो, ठीक है। ठीक है, ओके, टेक केयर एवरीवन। सर हाउ इंक्लिनेशन होता है, क्यों होता है, फिर से प्लीज सर। शिशिर, ठीक है मैं बताता हूँ। देखो इंक्लिनेशन जो है शिशिर, बढ़िया, ठीक है। इंक्लिनेशन जो है, इंक्लिनेशन क्या है एक्चुअली, वो हॉरिजॉन्टल लाइन से वो कितना डीप क्या है। मान लो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर मैग्नेटिक जो कॉम्पास है या फिर नीडल है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ पैरेलल हो जाएगा तो डीप नहीं है, बिल्कुल डीप नहीं है, 0 डिग्री है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा डीप कर गया, मान लो कि 30 डिग्री डीप कर गया, तो ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 30 डिग्री है। तो ये डीप क्यों होता है, क्योंकि जो आर्क का जो मैग्नेटिक, ये आर्क है इसका, ये मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ,
ये जो फील्ड ऑफ लाइन्स है ये ऐसे रन करते हैं। ठीक है, ऐसे रन करते हैं इधर से इधर। ठीक है, तो ये जो कॉम्पास है या फिर नीडल है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है बहुत ही मिनिमम है। आर्थ का लेकिन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ समझ रहे हो, आर्थ एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है तो उसका फील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा, बहुत ज़्यादा है। तो ये जो कॉम्पास है या फिर जो ये मैग्नेटिक नीडल है ये अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंगली वो अलाइनमेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो अगर अलाइनमेंट करें, ये जो ए पॉइंट ले लो, ये बी पॉइंट, तो सी पॉइंट, तो ये जो मैग्नेटिक नीडल्स है ना वो अपने आप को ऐसे अलाइनमेंट देगा। ये मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस होते हैं ना उसी के ऊपर वो अपने आप को अलाइनमेंट देगा। तो उस एरिया में आपको देखना है कि जो हॉरिजॉन्टल, वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके साथ वो कितना डिग्री वो मेक कर रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना वो डीप किया है वही तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ना। तो यहाँ पे मैग्नेटिक जो नॉर्थ है, ये मान लो कि एक्स पॉइंट है, ये एक्स पॉइंट, ठीक है, और ये एक ले लो ए पॉइंट। ए पॉइंट में वो कितना डीप कर रहा है ये देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन से ये एक लाइन अगर ड्रॉ करेगा हॉरिजॉन्टल लाइन ये होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये पैरेलल है देखो, इसीलिए जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 0 डिग्री। लेकिन मैग्नेटिक नॉर्थ में देखो, मैग्नेटिक नॉर्थ में ये एक परपेंडिकुलर है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे एक्स पॉइंट पे देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ऐसे आ रहा है। और अगर एक मैग्नेटिक नीडल भी आप रखोगे ना वो पूरा एकदम वर्टिकल हो जाएगा, एकदम वर्टिकल हो जाएगा वहाँ पे। तो इसीलिए ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 90 डिग्री है। फिर समझ में आया कि नहीं आया? ये फिगर सही से मैं बना नहीं पा रहा हूँ, अगर फिगर है क्या कहीं पे मैं दिखाता हूँ, रुको, अगर फिगर होगा तो। देखो 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 देखो, ये देखो, ये ऐसे ऐसे आ रहे हैं देखो, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो एकदम परपेंडिकुलर आ रहा है। यहाँ पे अगर मैग्नेटिक नीडल रखोगे ना वो एकदम परपेंडिकुलर है। यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल अगर रखोगे वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ पैरेलल है। यहाँ पे लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ वो एकदम परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री कर रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, अगर समझ में आ गया वेरी गुड। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर। हाँ, और जो न्यूमेरिकल से मैं जितना कराया उसको ध्यान से देख के उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रिंसिस समझ में आया ना? यस सर। हम्म, सर एक वो मुझे इंस्टॉल करना था आपके लिए जो जो डिस्कशन था, आईपैड पे कोई ऑप्शन नहीं है सर उसके लिए। नहीं है, अरुण तो मेरा दोस्त है ना, तो ये मैंने उसको बता दिया था। हाँ सर, भैया ने बताया हुआ था। हम्म, ठीक है, ओके, हाँ, थैंक यू। हाँ।